हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। वीडियो जो बनाए जा रहे हैं आप उनको कंटिन्यू देखते होंगे शायद। चलो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। 11th साइंस बायो और चैप्टर नंबर 4 और उसका ये वीडियो नंबर 15, चौथे पार्ट का ये 15वां भाग या 15वां वीडियो हम आज पढ़ेंगे। आज एक हम टेट्रापोडा जो महावर्ग सुपर क्लास थी उसकी एक वर्ग का अध्ययन करेंगे। कल हमने किया था एम्फीबिया का, आज हम करते हैं रेप्टिलिया का। रेप्टिलिया को क्या कहेंगे? सरीसृप। इसको रेप्टिलिया भी लिखेंगे। रेप्टिलिया वर्ग के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। रेप्टिलिया में सारे कैसे प्राणी हैं? रेंगने वाले या रेंग कर चलने वाले या रेंगने वाले, एक ही बात है। रेप्टम, एक रेप्टम शब्द से लिया गया है। रेप्टम का अर्थ क्या होता है? ऐसे प्राणी जो रेंग कर चलते हैं या रेंगने वाले, रेंग कर चलने वाले, इतना लिख सकते हैं। या रेंगने वाले या रेंग कर चलने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सरप भी है, कछुआ भी है। एक महत्वपूर्ण एनिमल है इसके अंदर जिसका नाम है डायनासोर। ये फिलहाल है नहीं, सारे डायनासोर लुप्त हो गए। मीसोजोइक एक काल था, मीसोजोइक काल। डायनासोर कौन से काल में? यदि कोई क्वेश्चन कहीं पुटअप होता है तो याद रखना, डायनासोर किस काल में हुए थे? मीसोजोइक काल में डायनासोर डेवलप हुए थे। उस समय पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। तो जैसे कि फिलहाल क्या है, यदि हम बात करें तो मनुष्य का राज, जरा इस धरती पर कौन सा प्राणी है जिसके सबसे ज़्यादा दिमाग है, जो राज करता है, जो चाहे वैसे कर सकता है, वो मनुष्य है। तो वर्तमान युग मनुष्य का युग है ना। ठीक उसी प्रकार से एक युग था जब इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वो कौन से काल में? मीसोजोइक काल में। इसलिए मीसोजोइक काल को डायनासोर का स्वर्ण युग, गोल्डन टाइम या गोल्डन एरा कहा जाता है। तो डायनासोर का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मीसोजोइक महाकाल या मीसोजोइक काल के अंदर डायनासोर ज़्यादा थे, इस दुनिया पर राज करते थे। आजकल विलुप्त हो गए, कोई डायनासोर बचे नहीं है। उसके क्या कारण है? देखो ये कारण है, माना जाता है बायो के हिसाब से, यदि बताते हैं साइंटिस्ट, तो ये है कि डायनासोर एक विशेष प्रकार के प्लांट को खाते थे। डायनासोर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन जिस प्लांट को खाते थे उस प्लांट की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक समय आया कि डायनासोर की संख्या बहुत बढ़ गई और प्लांट की संख्या घटकर एकदम शून्य हो गई। फिर वो चाहते तो डायनासोर अपने शरीर को बदलकर अनुकूलित होकर दूसरे प्लांट को खा सकते थे तो बच जाते, लेकिन उन्होंने दूसरे किसी प्लांट को नहीं खाया, केवल उसी प्लांट को खाया। इसलिए डायनासोर सारे धीरे धीरे क्या हो गए? विलुप्त हो गए। या यूँ कह सकते हैं कि सरीसृप का जो अध्ययन है उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी क्या है? जंतु विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सरीसृप यानी रेंगने वाले जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? हर्पेटोलॉजी। याद रखना ये जंतु विज्ञान की ऐसी ब्रांच या शाखा जिसमें सरीसृप या रेंग कर चलने वाले प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो रेंग कर चलने वालों में देखो, एक तो सर्प आ गया, दूसरा डायनासोर जो अब नहीं रहा, कछुआ है। सर्प में बहुत सारे सांप हैं, जैसे कि नाग है, कोबरा सांप है, पाइथन है जिसे अजगर कहते हैं, एनाकोंडा है, नाम सुने ना बड़े बड़े सांपों के। ये एनिमल है, रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। पूर्णतः क्या हैं? स्थलीय हैं। पूर्णतः स्थलीय कशेरुक प्राणी हैं। तो ये तो हो गई रेप्टिलिया वर्ग की कुछ सामान्य जानकारी कि इसका नाम कैसे पड़ा, क्या अर्थ है इसका। अब हम पढ़ते हैं रेप्टिलिया वर्ग के लक्षणों के बारे में।
मुख्य मुख्य लक्षणों की हम चर्चा करेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग के कौन कौन से लक्षण हैं एनिमल के अंदर। पहला, वह स्थलीय प्राणी होंगे। पूर्णतः स्थलीय लिख सकते हो या स्थलीय कशेरुक प्राणी, रेंग कर चलने वाले या रेंगने वाले और बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें बिलकारी कहते हैं। सारे बिल नहीं बनाते, सर्प कभी बिल नहीं बनाता, वो दूसरे जानवर के बनाए गए बिल में रहता है, याद रखना। बिलकारी, बिल बनाकर रहने वाले एनिमल को कहते हैं, ये बिलकारी होते हैं। शरीर है वो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त, बटा हुआ है ना। बॉडी किस किस में? सिर में, गर्दन, धड़ और पूंछ में क्या होती है? बटी हुई होती है। इसके अलावा दो जोड़ी पैर, दो जोड़ी पैर और अंगुलियां कितनी? 5 अंगुलियां एक पैर में, नखर सहित। नखर यानी नख सहित, नाखून भी होते हैं। 5 अंगुलियां होंगी, उन पर नाखून भी होंगे, 2 जोड़ी पैर होंगे, लेकिन किस में नहीं होते? सर्प। सर्प के पैर नहीं होते, ये अपवाद कह सकते हैं एक, ये बात आपको याद रखनी है। सर्प के पैर नहीं होते। त्वचा सूखी, खुरदरी, त्वचा सूखी हुई और खुरदरी सी होगी, जैसे कि कछुए की आप देखते हो, मगरमच्छ इसी का एनिमल है। और यदि हम लक्षणों की बात करें तो ग्रंथिहीन होती है, अंतःकंकाल अस्थियों का बना, अंतःकंकाल अस्थि का बना, और जानवरों में रंग बदलने की क्षमता होती है, यानी दिखने पर रंग बदलने की जानवरों में क्या होती है? कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता होती है। ये लक्षण है। इनके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जबड़े होते हैं, जबड़े सुविकसित, दांत सहित। ये लक्षण नोट कीजिए, फिर कुछ और लक्षण हम पढ़ते हैं। साथ साथ में अच्छे से लिस्ट बनाते रहना इनके लक्षणों की। अगला लक्षण हृदय 4 कोष्ठीय, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, अपूर्ण होता है। याद रखना, हृदय में 4 चैम्बर तो होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, नीले थोड़े हैं, वो आकार में इतने डेवलप नहीं होते। आरबीसी होती है, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, और वो भी केंद्रक वाली। हमारे अंदर आरबीसी होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता, केंद्रकहीन है। ये डिफरेंस है एक
आरबीसी होती है वो केंद्रक नहीं होता उसमें। मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, उपस्थित यानी पाई जाती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की बात करें, उत्सर्जन के लिए वृक्क होते हैं। और किस प्रकार का? मेटानेफ्रिक। उत्सर्जन के लिए क्या होती हैं? किडनी होती है। मेटानेफ्रिक प्रकार का उत्सर्जन होता है। असमतापी, बहुत अच्छा लक्षण एनिमल का। असमतापी, तापमान को सहन नहीं कर पाते, बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। बाहर सर्दी हुई तो फिर ज़मीन के अंदर गहराई में चले जाते हैं, इसलिए सरप है वो हर कंडीशन में नहीं देखने को मिलते। शीत निष्क्रियता को दर्शाएंगे, सर्द ऋतु के अंदर निष्क्रिय हो जाएंगे। शीत निष्क्रियता का मतलब यही तो ना, सर्द ऋतु में निष्क्रिय हो जाना, जमीन की गहराई में चले जाना। असमतापी यही कंडीशन होती है, शीत निष्क्रियता को शो करते हैं। जनन छिद्र और गुदा एक साथ होते हैं। जनन छिद्र व गुदा मनुष्य में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें एक साथ ही, यानी वहीं से तो मलमूत्र का विसर्जन होता है और वहीं से क्या होता है? जनन। नर और मादा अलग अलग हो सकते हैं। निषेचन आंतरिक, नर व मादा अलग अलग, एक लिंगी कहा जा सकता है। एक लिंगी कह सकते हो। अंडे देते हैं अतिपीत की प्रकार के। पीतक की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है उन्हें अतिपीत के अंडे कहते हैं। अंडे के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण, सफ़ेद रंग का। अंडे सफ़ेद होते हैं ना, बहुत सारे अंडे, वो सफ़ेद क्या इस कारण होते हैं? क्योंकि बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण, कई सफ़ेद नहीं होते तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट के बजाय दूसरा कोई एक कंपोनेंट होता है उसके अंदर। परिवर्धन प्रत्यक्ष, जब परिवर्धन प्रत्यक्ष होगा तो क्या लार्वा अवस्था बनेगी? नहीं बनेगी। लार्वा अवस्था नहीं बनती। ये हो गए लक्षण रेप्टिलिया वर्ग के जितने एनिमल हैं, सर्प के कह सकते हैं, उसके सारे के सारे क्या हैं? एग्जाम्पल है। सॉरी, ये लक्षण हो गए। अब हम कुछ इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। वर्गीकरण भी इसका दिया गया है, जैसे कि घरेलू छिपकली, एग्जाम्पल लिखेंगे ना। घरेलू छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, बहुत सारे प्रकार के सांप,
जैसे कि कोबरा सांप, काला नाग आप जिसे कहते हैं नाग, इसे नाजा नाजा कहा जाता है। काले सांप को, काले नाग को नाजा नाजा, ये इसका जूलॉजिकल नाम है, NAZA। कोबरा सांप, नाग, पाइथन जिसे अजगर कहते हैं, एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जहरीला, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला। ये इनके कुछ एनिमल्स हैं। घड़ियाल, ये एनिमल रेप्टिलिया वर्ग के हैं। नोट करो इसे। रेप्टिलिया का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेप्टिलिया, आर्थिक महत्व। क्या आर्थिक महत्व है रेप्टिलिया को, हम कहाँ काम में ले सकते हैं? तो पहला महत्व रहेगा विनाशकारी जंतुओं का भक्षण। विनाशकारी जंतुओं का भक्षण, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेप्टिलिया वर्ग के जो एनिमल है वो क्या करते हैं, अपने से छोटे जो एनिमल हैं उनको मारकर खा जाते हैं। जैसे कि चूहे हैं, वो नुकसान करते हैं। किन का नुकसान करते हैं? फसल का नुकसान करते हैं। तो सर्प है, वो चूहों को खा जाता है। मगरमच्छ वो भी खा जाता है। कछुआ है, वो भी कुछ ऐसे एनिमल्स को खा जाता है। अजगर है, पाइथन है, एनाकोंडा है, ये सर्प हैं। इन कुछ अपने से छोटे वाले एनिमल्स को खा जाते हैं जो नुकसान करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो मनुष्य के लिए तो लाभदायक किस्में है, हानिकारक या विनाशकारी जो जंतु हैं जो मनुष्य का आर्थिक नुकसान करते हैं, ऐसे जंतुओं को रेप्टिलिया के एनिमल खा जाएंगे तो मनुष्य को फायदा होगा। तो विनाशकारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, जैसे गिलहरी, टिड्डे, और किन किन को खा सकते हैं? चूहा, गिलहरी भी फसल का नुकसान करती है, टिड्डा, तो इन जानवरों को खा जाते हैं जो कि विनाशकारी हैं। दूसरा पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र में देखो, एक तो है जो सर्प है ना, उनका विष जिसे जहर कहते हैं। इस जहर से बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन, दवाइयाँ बनती हैं। जहर से दवाइयाँ कैसी? सांप काट जाता है तो सांप काटने पर कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर देता है वो आखिर में सांप के जहर से मरते हैं। सुना है ना कि जहर ही जहर को काटता है या जहर ही जहर को मारता है। तो सांपों से जो जहर बनाया जाता है उसी जहर की मेडिसिन बनाते हैं। जब कोई सांप काटता है तो वही मेडिसिन देते हैं, तो वो जहर को काट देता है और मनुष्य को बचा लेता है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें सर्पों के जहर से बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। या बहुत सारे एनिमल हैं जिनके खोल, जैसे कि कछुए का जो बाहर का कवर है वो फैक्ट्री में बहुत सारी जगह काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कछुआ और सर्प, इन दोनों का औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ा उपयोग होता है। कई प्रकार की औषधियाँ बनती हैं, दर्द निवारक औषधियाँ बनती हैं, मिर्गी के लिए दवाइयाँ बनती हैं। मिर्गी आती है ना, मिर्गी के लिए दवाइयाँ। प्रयोगशाला में किसके रूप में? प्रादर्श और विच्छेदन दोनों में।
प्रादर्श मैंने बताया था, स्पॉट को कहते हैं। स्पॉट क्या होता है, किसी एनिमल को भरकर रख लेते हैं, उसमें एसिड डाल देते हैं ताकि वो वैसा का वैसा पड़ा रहे। तो बच्चों को दिखाते हैं ना कि ऐसे देखो एनिमल, रेप्टिलिया वर्ग के एनिमल ऐसे हैं। तो दिखाने के लिए एक स्पेसिमेन या स्पॉट के रूप में भी एनिमल को काम में लेते हैं। आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए विच्छेदन प्रक्रिया भी है। एनिमल वो सर्प जो होता है उसको काटने के भी काम आ सकता है बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए, तो प्रयोगशाला में भी। तो ये तो हो गई इसके लाभदायक महत्व है। हानिकारक महत्व भी हैं। कौन कौन से हानिकारक महत्व हो सकते हैं? सर्प है, जैसे कि कोई प्राणी है वो खेत में काम कर रहा है, गाय भैंस भेड़ बकरी वो चर रही है, मनुष्य काम कर रहा है, तो सर्प निकल आता है और सर्प हमें खा जाता है, तो हमें नुकसान भी है। क्योंकि सर्प में, बहुत सारे सर्पों में तो नहीं होता, लेकिन कुछ सर्पों में विष यानी जहर होता है, उनके डंक मारने से इन्फेक्शन फैलता है, व्यक्ति मर जाता है। तो ये थोड़ा नुकसान है, बाकी तो कोई विशेष नुकसान नहीं है। इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 4 के 15वें पार्ट में रेप्टिलिया जो क्लास थी, टेट्रापोडा सुपर क्लास की रेप्टिलिया क्लास को हमने आज पढ़ा है। तो अच्छे से आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।